यस और नो बोलो बच्चों, पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो आई एक्सप्लेन इट, बोलो। नो मैम। ओके, देखो बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज द नॉर्मल wear and tear. There is a student. It is the normal wear and tear of an asset. Right? What is depreciation बच्चों? आप हम लोग क्या करते हैं, देखो कोई भी एसेट है हम लोगों के पास, we have bed, we have TV, we have refrigerator, we have car. तो कार का एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो आपने 2019 में कार बाय की for 6 लाख, तो क्या 2021 में भी उसकी वैल्यू 6 लाख ही रहेगी? बताओ। If we have bought a car in 2019 for 6 lakh, so same value will be carry forward in 2021. मैम वो तो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना मैम। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा चलो, हम लोग ये कार यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम लोग कार यूज ना भी करें, जो कार है वो आइडल पड़ी हुई है कि तुम लोगों ने उसे यूज नहीं किया, क्या तुम उसे यूज कर रहे हो? बच्चे इसमें ना जो मेंटेनेंस होती है, जिसको हम लोग कार को, किसी भी एसेट को हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दैट डिक्रीज इन वैल्यू इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इट इज द नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एसेट। भाई अगर हम लोग शोरूम से गाड़ी निकलवा लेते हैं ना, अगर तुम उसे 10 दिन बाद भी बेचने जाओगे ना, तो तुम्हें सेम प्राइस नहीं मिलेगा, कहेंगे वैल्यू डेप्रिसिएट हो चुकी है। एक टाइम पीरियड बढ़ जाता है, प्लस जब वो कार बिक गई, किसी और के पास आ गई, या फिर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं या नहीं भी यूज कर रहे, हर बारी डे टू डे, ईयर टू ईयर, हर एसेट की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी जितनी वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स डेप्रिसिएशन। समझ आया कि दोबारा बताऊं? आ गया मैम समझ। हरमन, हरमन वो सेइंग दैट, मैम रिपीट कर दो। यस मैम। ओके। विनीत, विनीत मैं डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट बता रही थी बच्चे, जो लास्ट 1-2 ट्रीटमेंट रहेगी है वो डिस्कस कर रही थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझाया विनीत। देखो बच्चों कोई भी एसेट है, अब हम लोग क्लोथ्स भी पहनते हैं इवन, तो वो भी क्या होते हैं, डे बाय डे उनकी वैल्यू कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग यूज कर रहे हैं, घिस रहे हैं, कोई भी वियर एंड टियर हो रहा है। तुम लोग टीवी है, एलईडी यूज कर रहे हो, एलईडी क्या हो रहा है, 1 साल हो गया, 6 मंथ्स हो गए यूज करते करते। अगर माने मैंने एलईडी जब लिया था वो 80,000 का लिया था, और आफ्टर 6 मंथ्स इफ आई से I would like to sell it, so it doesn't mean that I will get the value 80,000 only. क्यों? क्योंकि एक बड़ी चीज जब बिक जाती है ना, वो हमेशा टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है, प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तब भी पड़ी हुई है वो चीज, लेकिन उसकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगी जिसपे आपने उसको परचेज किया हुआ था। ठीक है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बच्चों बिजनेस में कैसे लगता है? जैसे मशीन है, मशीन की मान लो लाइफ की हुई है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक वो क्या करेगा, कोई भी बिजनेसमैन, उसकी 20 लाख की मशीन है जिसकी वैल्यू है 10 ईयर्स की। 10 साल तक वो वैल्यू, 10 साल तक इस मशीन को यूज करेगा। एक बिजनेसमैन का काम क्या होता है, हर साल अपने प्रॉफिट में से, आउट ऑफ द प्रॉफिट, वो क्या करेगा, इस मशीन के ऊपर अपने आप डेप्रिसिएशन लगाता रहेगा। उसे भी पता है कि भाई 10 साल बाद इस मशीन की वैल्यू 20 लाख की नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू मुझे मे बी स्क्रैप वैल्यू मुझे मिले, इसका कुछ भी ना मिले प्राइस, और 10 साल बाद ये मशीन खराब होगी और मुझे नई लेनी पड़ेगी। तो इन दैट केस जो 10 ईयर्स बाद जाके उसको एक ये बल्क एक्सपेंस आएगा ना 20 लाख का, उससे बचने के लिए वो क्या करता है, एवरी ईयर अपनी मशीन को डेप्रिसिएट करता रहेगा, खुद उसकी वैल्यू गिराता रहता है, क्योंकि उसे पता है हर साल मेरी मशीन की मार्केट वैल्यू गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। ऑल्दो बुक वैल्यू थी 20 लाख, ओरिजिनल वैल्यू थी 20 लाख, लेकिन अगर वो 1 साल बाद बेचता है इसे, तो मान लो उसे शायद मे बी 19 लाख मिल रहा है या फिर 19.5 मिल रहा है। So that 50,000 और 1 lakh, that is depreciation. अब बच्चों डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है,
इस प्रॉफिट में से अगर उसका प्रॉफिट है 2 लाख, वो कहता है मैंने मशीन को 10% डेप्रिसिएट करना है एवरी ईयर, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया बताओ? 2 लाख हो गए। 10% ही 5% मान लेते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रॉफिट में से ना कुछ पार्ट मशीन को डेप्रिसिएट करता है। लेट अस सपोज 50,000 वो रखता है अपनी मशीन के लिए, 10 साल तक 50,000 जोड़ेगा। तो बच्चों 10 ईयर्स तक वो क्या करता है, इस डेप्रिसिएशन को कलेक्ट करता चलता है, ताकि 10 साल बाद जब उसे मशीन परचेज करनी पड़े तो दिस अमाउंट विल हेल्प दैट बिजनेसमैन, ठीक है। हु इज दिस बच्चे? क्यू कॉम BCD, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। But in the participant you will get option to rename. Tell me your name. बच्चे अपना नाम बताओ जिसने ये क्यू कॉम BTD से who has admitted. Okay, आयुष सिन्हा। ठीक है बच्चों, तो वो 10 साल तक क्या करता है, डेप्रिसिएशन देता रहता है। 5 लाख उसने क्या किया, डेप्रिसिएशन अमाउंट रखा, ताकि 10 साल बाद जो उसका एक्सपेंस आएगा, दिस 5 लाख विल गोइंग टू हेल्प हिम टू बाय अ न्यू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट इज नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट, जो कि किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा पता होता है कि उसका फिक्स्ड एसेट एवरी ईयर डेप्रिसिएट होता ही होता है, कम होती रहती है वैल्यू, और वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन को अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट साइड करता रहता है। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का, कि दोबारा बताऊं? आयुष यू हैव टू वेट बच्चों, because we have started with the chapter and you are late in the class, so I'll give you overview of the topic. Yes, rest all of you please tell me depreciation clear है? हार्दिक, हरमन, खुशी, सखी, विनीत, रिप्लाई करो बच्चों। Yes, clear. क्लियर है मैम। Yes, ma'am. ओके विनीत क्लियर है बेटा? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन होता है ना बच्चों, डेप्रिसिएशन हमेशा किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक एक्सपेंस होता है, जिसे वो किसी आउटसाइडर को पे नहीं करता, बट वो विद इन द बिजनेस ही रहता है। अब मैं कहूँ जी उसने डेप्रिसिएशन 50,000 निकाला था, ही इज नॉट पेइंग टू एनीवन, वो किसी को पे नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट में से साइड करता चलता है अपने फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन, सो दैट फ्यूचर में ये रिजर्व अमाउंट उसे हेल्प करेगा टू बाय द अनदर फिक्स्ड एसेट, राइट। तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये एक्सपेंस है तो कहाँ पे इसको हम लोग शो करेंगे बच्चों? मैंने बोला डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो कहाँ पे इसे रिकॉर्ड किया जाएगा बोलो? Asset. ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम, बोलो Capital. कैपिटल। यस हार्दिक, ऑल एसेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस करेंगे। और डेप्रिसिएशन हमेशा क्या करता है, एसेट से रिलेटेड होता है ना डेप्रिसिएशन, तो एसेट की वैल्यू को कम करता है। अगर मशीन थी 20,000 की और उस पे हमने 500 डेप्रिसिएशन दे दिया, तो लेस डेप्रिसिएशन 500, मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी 19,500। तो हमेशा एसेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है डेप्रिसिएशन, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट। ट्रीटमेंट क्लियर है बच्चों? यस Yes, मैम। yes, ma'am. Akshita, you have joined, you have attended my last class, if I am not wrong. Ma'am, I have attended your yesterday's class, economic class. Okay, okay, you were present in economics. Okay. So this is your first class, Akshita and Ayush both, right?
Yes, ma'am. Okay, so today we are doing a chapter accounting equations, and before that chapter, I have to give introduction of the chapter that I have already given in the class. So we'll do it again. Today we are going to do questions based on this topic. Clear है बच्चों? लिख ली ट्रीटमेंट? यस मैम। अच्छा, और बताओ किसकी ट्रीटमेंट रह गई थी? आई थिंक एक दो ही रह गए थे। सेल्स रिटर्न हो गया था? मैम नो, सेल्स रिटर्न नहीं हुआ था? हो गया था मैम। हो गया था? यस Then मैम। you are going to tell me the treatment of sales return. एक्सक्यूज मी मैम, ये आयुष को बस कंफर्म कर रहा था कि जो भी पुराने लेक्चर्स हैं जो इस आयुष के मिस हुए हैं, कल मॉर्निंग तक इसको सारे डिलीवर हो जाएंगे व्हाट्सएप पे। तो जो sir, कुछ भी रहेंगे, वो कोई भी नया स्टूडेंट आता है उसे प्लीज ये चीज मैम बता देना कि उनको हम अगले दिन ही सारे लेक्चर्स भेज देंगे जो पिछले 2-3 हुए हैं। Okay sir, okay, no problem. ठीक है बच्चों, जो अपना लास्ट लेक्चर, जितने भी हमारे लास्ट लेक्चर्स हैं वो आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो विल कंटिन्यू विद द क्लास। आज की क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। आयुष एंड अक्षता, बोथ ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड इट। और उससे पहले लेक्चर्स देख लेना। वी हैव डन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ओके बच्चों, सेल्स रिटर्न की ट्रीटमेंट बताओ क्या? मैम इन एसेट स्टॉक विल इंक्रीज वेरी गुड। and cash will decrease if the payment is done in cash. Yes. And if it is on credit basis, then And then debtor will be decreased. debtor will be decreased. Very good. Who has given me the answer, Sakhi? Yes ma'am. Very good. तो बच्चों, सेल्स रिटर्न की ट्रीटमेंट क्या होती है? सेल्स रिटर्न मतलब जो गुड्स हमने बेचे थे किसी को भी, वो क्या हो गया? वापस आ गए, राइट? तो जैसे ही गुड्स, जब देखो गुड्स जब बेचे थे हमने तो गुड्स का स्टॉक कम हो गया था, लेकिन अभी वापस आ गए तो स्टॉक विल इंक्रीज। तो इन एसेट स्टॉक विल इंक्रीज, प्लस हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड देयर विल बी डिक्रीमेंट इन एसेट। व्हाई सो? इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, दो बेसिस पे गुड्स को बेच सकते हैं, एक तो कैश पे और एक क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार। अगर आपने गुड्स बेचे हैं कैश पे तो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो भी एसेट है तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। और अगर क्रेडिट पे बेचे हैं, मींस उधार पे बेचे हैं, इन दैट केस डेटर्स। एसेट्स में कौन आते हैं? डेटर्स। डेटर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि वेदर द सेल्स रिटर्न आर डन ऑन द बेसिस ऑफ कैश और क्रेडिट। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना तो वी assume it as cash only. If it is not mentioned in the question, then we will assume that sales were done on cash basis only. Is it clear? यस Yes, मैम। बच्चों बोलो। और कोई ट्रांजेक्शन रहेगी थी सखी? Yes ma'am. Ma'am, transaction in bank charges. बैंक चार्जेस हमने डिस्कस नहीं किया था बेटा? No ma'am. किया था बच्चे। बैंक चार्जेस में मैंने बताया था आपको कि एक तो एसेट कम होगा। हाँ, आई थिंक सारी ट्रांजेक्शन्स होगी, है ना? Yes ma'am. बैंक चार्जेस में कैश कम होगा और ये एक एक्सपेंस है तो कैपिटल में से डिक्रीज कर दिया था। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग वन क्वेश्चन। बच्चों read this question. Ayush and Akshita, you also read it, both of you. क्वेश्चन समझ आ जाएगा, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक बारी प्लीज, जो लास्ट सिर्फ 2 ही लेक्चर्स हुए हैं इस पे बेस, एक एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक था और जो लास्ट वाला लेक्चर था वो इसकी ट्रीटमेंट पे बेस था। तो वो 2 लेक्चर्स प्लीज देख लेना और ये 3rd लेक्चर है आज। की बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। Okay. Now you are going to tell me the transactions one by one. बच्चे क्या लिखा है क्वेश्चन में?
क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा है। Ma'am, Payal commenced business with rupees 25,000. हाँ तो देखो ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है ना। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? हरमन क्या है बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी? मैम आपका ना मैम बोर्ड ब्लर आ रहा है। Okay, so do one thing, take the screenshot of the question please. Any one of you or everyone can take the screenshot and you have to dictate me the question. ठीक है, done? Yes, ma'am. Now it's clear? Harman? यस मैम। मैम एक बार कर देते मैम, मैं लिख लेता, मैं लैपटॉप में लगा रहा हूँ मैम क्लास। क्या करूं विनीत बेटा, बोलो मैम क्वेश्चन। स्क्रीन, यस मैम मैं क्वेश्चन लिख लूंगा मैम सारे एक बार मुझको। विनीत कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं ना अच्छा ग्रुप भी तो नहीं है कि मैं ग्रुप में आपको सेंड कर देती है। विनीत मैं ना ट्रांजैक्शन लिखती जाऊंगी हर क्वेश्चन पे ना, वो लिखनी होती है। ओके मैम, यस मैम लिख यू लूंगा। कैन कॉपी फ्रॉम देयर राइट? ओके मैम। ओके बेटा। Yes, Arman. Tell me the accounting equation. मैम जो क्वेश्चन बोला था मैम वो नहीं accounting equation. We are doing the chapter accounting equation. What is our accounting equation बच्चे? मैम मेरे को समझ नहीं आया कैसे। Accounting equation क्या लिखवाई थी मैंने beginning में? ओके मैम वो मैम कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। Yes. So this is our accounting equation बच्चों. Assets is equal to liabilities plus capital. Right? Now, tell me the first transaction, Sakhi. Ma'am, Payal commenced business with worth rupees 25,000. ओके थैंक यू। देखो बच्चों इसी तरह से हमने फॉर्मेट बनाना है। यू शुड हैव वन बिग स्केल। जब भी आपने अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने हैं आपके पास एक बिग स्केल होना चाहिए, बिकॉज इन अकाउंट्स वी हैव टू ड्रॉ परफॉर्मा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर परफॉर्मा ड्रॉ नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। तो यू शुड हैव वन पेंसिल एंड वन बिग स्केल विद यू ऑलवेज। तो ये परफॉर्मा ड्रॉ करना है हम लोगों ने। In first column, we are going to write transactions. Then we will write our accounting equation, that is assets is equal to liabilities plus capital. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन में सबसे पहली ट्रांजेक्शन लिखनी है पायल commence business with 25,000. Yes, ma'am. With rupees 25,000. विनीत यही फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी बच्चे। अब मुझे कौन बताएगा जब बिजनेस स्टार्ट किया गया 25,000 से तो क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी, क्या क्या बढ़ेगा बोलो। मैम एसेट और कैपिटल। हाँ, अगर बिजनेस में 25,000 कोई भी प्रोपराइटर कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है किसी भी अमाउंट से तो बिजनेस में दो चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। एक कैश आता है बिजनेस के अंदर, और जिससे भी बच्चों अक्षिता एंड आयुष जिससे भी जितने अमाउंट से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे बोलते हैं कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो एक तरफ कैपिटल बढ़ जाएगी, एक तरफ एसेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा एसेट? क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आया है। और हमेशा ये दोनों LHS और RHS मतलब इक्वल्स टू के इस वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आएंगे। तो एसेट में हम लोग क्या लिखेंगे कैश। कैश कितना प्लस हो गया 25,000 और लायबिलिटी 0 है। कैपिटल कितनी होगी बच्चों 25,000। ठीक है, अब नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन हियर एंड वी विल राइट न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन इसका टोटल करेंगे 25,000। दिस इज 0 प्लस 25,000। नोट करो, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है सबको? एनी डाउट इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों? No, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो।
मैम जो आपने ऊपर लिखा था और जो आपने नीचे लिखा है मैम वो तो सेम है मैम, फिर इसको हमने वापस क्यों लिखा है? कहाँ पे वापस लिखा है? न्यू इक्वेशन में। हाँ जी मैम। बच्चे ये पता है क्या करना है? देखो अभी तो सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन, अभी तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी जहाँ पे सिर्फ कैश और कैपिटल को शो करना है। ये ना हम बैलेंस करते चल रहे हैं। देखो एसेट साइड जब हमने प्लस किया, अभी तो सिंगल ट्रांजेक्शन है इसलिए हमने 25,000 लिखा। फिर लाइबिलिटीज का जीरो उसके बाद 25,000 कैपिटल का आ गया। इट मीन्स वी आर रेफरिंग हियर दैट दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ द बिजनेस, कि अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया और न्यू इक्वेशन क्या है हमारे पास? कैश है बिजनेस में और कैपिटल है। अब हर ट्रांजेक्शन में देखना ये चेंज होता रहेगा, इसलिए हर ट्रांजेक्शन में न्यू इक्वेशन हमें फॉर्म करनी पड़ेगी हर ट्रांजेक्शन में। ठीक है, लेट मी फिनिश विद द क्वेश्चन फर्स्ट हरमन। ठीक है, यस मैम। यस प्लीज नोट इट डाउन। Yes, Sakhi, tell me the second transaction, बच्चे। Ma'am, she purchased furniture for cash rupees 3,000. ओके, यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹3,000। यस हरमन, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का बिजनेस पे? उसने फर्नीचर परचेज किया है कैश बेसिस पे। मैम एसेट में मैम स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा। फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट है कि गुड्स है? मैम कैश हरमन, जाएगा। कैश जाएगा। कैश तो जाएगा ही जाएगा। 3,000 कैश कम हो जाएगा। हाँ हरमन बताओ बेटा, स्टॉक बढ़ेगा। मैम मेरे को लगता है बढ़ेगा मैम। हरमन मुझे बताओ, बिजनेस के अंदर क्या आया? सिर्फ दो चीजें हमने नोट करनी है, क्या बिजनेस से गया, क्या बिजनेस से आया। हरमन बिजनेस के अंदर आया क्या है? मैम फर्नीचर। तो फिर फर्नीचर इज नॉट अ स्टॉक डियर, इट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट है ना, स्टॉक मतलब सिर्फ गुड्स होते हैं। ओके तो मैम। बिजनेस में क्या बढ़ गया? देखो एक तरफ यहाँ पे बता रही हूँ, एसेट्स में स्टॉक बढ़ जाएगा, सॉरी फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर बढ़ गया, प्लस हमने क्या किया है? बिजनेस से कैश गया है, तो यहीं पे कैश क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3,000 से कैश बढ़े, कैश कम होगा और फर्नीचर 3,000 से बढ़ जाएगा। क्लियर बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे एसेट साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 3। ये देखो ये कैश बैलेंस चल रहा था, दिस वाज कैश। तो यहाँ पे हम लोग कैश में 3,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट हियर एज कैश, प्लस कर रहे हैं 3,000 और हियर वी आर राइटिंग इट एज फर्नीचर। नाउ द न्यू इक्वेशन विल बी, इट इज 0, 25,000, अगेन इट इज कमिंग, कैश कितना आ गया? 22,000। 22,000 इज कैश, प्लस फर्नीचर कितना आ गया बच्चों? 3,000। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। देखो बैलेंस होगी इक्वेशन। इज इट क्लियर? एक तरफ कैश में 3,000 माइनस किया और एक तरफ जो भी हमारा एसेट बढ़ा है उसका नाम लिख दिया। मैम लाइबिलिटीज में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? लाइबिलिटीज में बेटा जो भी हमने पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये सब चीजें लाइबिलिटीज के अंदर जाती है। ओके मैम। एंड Zaki, we have discussed the transactions related to liabilities. जो ट्रीटमेंट ट्रांजेक्शन्स की मैंने आपको लाइबिलिटीज में कराई है, जहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, कोई लोन आ जाएगा, वो सब किस में जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। ओके मैम। कर लिया बच्चों नोट इसे? आयुष एंड अक्षिता, बच्चों थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ अक्षिता समझ आ रहा है बेटा? कोई बात नहीं, मुझे ना एक क्वेश्चन सॉल्व करवा लेने दो, उसके बाद ये लोग
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का मतलब समझा दूंगी क्या होता है, राइट? सखी, टेल मी द थर्ड ट्रांजैक्शन। मेरी क्लियर है बच्चे? Ma'am, she purchased goods worth rupees 10,000 for Purnima. परचेज गुड्स फ्रॉम पूर्णिमा Yes, ma'am. 10,000 के। Yes, ma'am. तो ये बताओ कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों? इज दिस कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Ma'am, cash. नो, इट इज क्रेडिट Credit. ट्रांजैक्शन बिकॉज हाँ क्रेडिट पे है ये ट्रांजैक्शन क्योंकि उसने गुड्स किससे लिए? पूर्णिमा से लिए। तो पूर्णिमा कौन हो गया? क्रेडिटर हुआ कि डेटर हुआ? सोच के मैम- बताना है इसका आंसर। मैम इधर तो हाँ, हाँ, मेंशन मैम इधर तो मेंशन नहीं है कि उसने कैश पे लिया या फिर क्रेडिट पे। हाँ, इधर मेंशन नहीं है उसने कैश पे लिया या क्रेडिट पे लिया, बट वी विल अज्यूम कि अगर यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, या तो पता है क्या करते हैं, यहाँ पे वो मेंशन करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम पूर्णिमा ₹10,000 फॉर कैश, तो क्या करते हैं हम लोग? कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं मेंशन और जो तुम्हारा क्रेडिटर है उसका नाम दिया हुआ है, तो इट मींस क्रेडिट, वो जो परचेजेस हुई हैं क्रेडिट पे हुई है, राइट? मैम अगर कैश मेंशन नहीं करो तो हम उसे एज अज्यूम कर लेंगे कि वो इस क्रेडिट। केस में नहीं। हाँ, अगर इसमें ये लिखा होता ना परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 तो मानते कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है बेटा? ओके मैम। अब ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो बताओ क्या क्या बढ़ेगा? दो चीजें सोच के बताना। गुड्स परचेज की है, सबसे पहले ये सोचो कि बिजनेस में क्या आया है। Stock. हाँ विनीत, विनीत बताएगा। विनीत, बिजनेस में क्या आया है बच्चे? बोलो विनीत। मैम जो पूर्णिमा ने उससे वो लिया मैम 10,000। विनीत, इस क्वेश्चन में मान के चलो तुम बिजनेसमैन हो, तुमने परचेज किया पूर्णिमा से, तो तुम्हारे बिजनेस में क्या आया है विनीत? मैम प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कहाँ से आया विनीत? हमने बेचा थोड़ा है, हमने तो परचेजिंग की है। प्रॉफिट तो तब होता है ना जब हम बेचते। मैम स्टॉक आया मैम। हाँ, स्टॉक आया है। हमने गुड्स को परचेज किया। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तुमने सिर्फ दो चीजें देखनी है, बिजनेस में आया क्या है और बिजनेस से जा क्या रहा है। बस तुमने ये दो चीजें जिसने ये आइडेंटिफाई कर ली ना, उसे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी मैंने इससे पहले इतनी सारी ट्रीटमेंट की है क्वेश्चन की, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करवा सकती थी तुम लोगों को। तो यहाँ पे गुड्स आए हैं मतलब स्टॉक बढ़ गया। अब विनीत, वो गुड्स जो है कैश पे थे या क्रेडिट पे थे? क्रेडिट पे थे। क्रेडिट पे थे। क्रेडिटर कौन है? जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उसे बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन है? पूर्णिमा। क्रेडिटर कौन है? पूर्णिमा। सखी पूर्णिमा। बताओ, क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा कि कैपिटल में आएगा? Liability में. लायबिलिटी, जिसको हमने पे करना होता है। किसी से तुमने कुछ उधार में लिया या किसी को पैसे पे करने हैं, तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है अक्षिता एंड आयुष, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में जब आप क्रेडिट पे, उधार पे किसी से कुछ लेते हो, उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर। तो पूर्णिमा कौन हुई? क्रेडिटर। तो लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी पूर्णिमा के नाम पे, मतलब क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। इफेक्ट क्या आएगा इसका? एक तो स्टॉक आया, गुड्स आए, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे क्या? 10,000 के गुड्स, राइट? लायबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गई कितने से? 10,000 से। 10,000 ये कौन है? हमारे क्रेडिटर्स। और ये एडिटिव रहेगा 25,000। तो न्यू इक्वेशन विल बी, देखो एक चीज है बच्चों, यहाँ पे ना हम लोग, अगर तुम ये सब कुछ ना भी मेंशन करो ना तब भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन मेंशन कर दिया अच्छे से। यहाँ पे तुम इन हर टर्म के आगे जितने भी तुम्हारे अमाउंट है ना, उसके आगे रिस्पेक्टिव नाम लिखते चलना उसके। अब कैश कितना है इधर एसेट साइड? 22,000। कैश है 22,000 प्लस फर्नीचर कितना है? 3,000 प्लस गुड्स कितने के आ गए? 10,000।
अब ये बैलेंस हो गया, ये भी 10,000 है, ये 25,000 है। देखो इक्वल आ रहे हैं ना सारे। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन नाउ। देखो समझ आया क्वेश्चन? अच्छे से बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे। मैम हाँ जी बताओ। मैम ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल, ये पूरा एक क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ओके मैम। क्योंकि ये सारे एसेट्स है ना। मतलब एक बिजनेस है हरमन, जिस बिजनेस के अंदर हम लोग ये ट्रांजेक्शन हो रही है, डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे ईयर के अंदर। तो दैट इज वाई इस पूरे क्वेश्चन में हमें वो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ओके मैम। हो गया बच्चों? यस मैम। See, I am erasing the top of the part because नीचे लिखना it will be difficult and it will not be clear to you. कर लिया ना नोट सबने ये? आयुष एंड अक्षिता? Yes, Sakhi, tell me the fourth transaction, dear. Ma'am, goods worth rupees 5,000 were sold for rupees 6,000. ठीक है, thank you. Goods worth rupees 5,000 sold for 6,000. बच्चे सबसे पहले तो ये एनालाइज करो कि हमने सेल्स की हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? सेल्स की हैं, कितने के गुड्स थे? 5,000 के। बेचे कितने पे? 6,000 के। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये अक्षिता, प्रॉफिट हुआ बिजनेसमैन को कि लॉस हुआ? अक्षिता, अक्षिता, आर यू इन द क्लास? Yes, ma'am. प्रॉफिट हुआ मैम। Yes, yes, Vineet, you have given me the answer. हाँ अक्षिता, 5,000 के गुड्स को 6,000 में बेचा, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Ma'am, profit. प्रॉफिट। 1,000 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब विनीत ये बताओ कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसे कहाँ ट्रीट करते हैं? बोलो विनीत, प्रॉफिट को कहाँ ट्रीट किया जाता है? अब नहीं बोलना। हाँ हरमन, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट को? मैम एसेट में। ऑल प्रॉफिट विल बी एडेड टू द कैपिटल। जितने भी प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल में प्लस होंगे, अगर लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो सबसे पहले ये 1,000 प्रॉफिट जो है ये कहाँ प्लस हो गया? कैपिटल में प्लस हो गया। 1,000 प्रॉफिट। अब बिजनेस से स्टॉक कितने का कम हुआ बच्चों? 5,000. 5,000। तो हमने जो गुड्स लिखे थे ना 10,000 के, हमारी ट्रांजेक्शन क्या चल रही थी? हमारे पास कैश था कितने का? 22,000 का। हमारे पास फर्नीचर था 3,000 का, और हमारे पास गुड्स थे कितने के बच्चों? 10,000 के। इस 10,000 में से 5,000 के गुड्स कम हो जाएंगे, तो लेस कर देंगे गुड्स मीन स्टॉक 5,000 का, ठीक है? 5,000 के गुड्स कम हो गए और बेचा कितने पे? 6,000 पे। तो 6,000 बिजनेस में क्या आया? बोलो। कैश। कैश आया, ठीक है? ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा ट्रांजेक्शन बता रही हूँ। 5,000 के गुड्स थे, बेचा था 6,000 पे, मतलब 6,000 कैश मिल गया, और प्रॉफिट हुआ ट्रांजेक्शन सेलिंग पे 1,000 रुपीज का।
तो 3 टर्म्स रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले गुड्स को कम कर दोगे 5000, क्योंकि बिजनेस से गुड्स चले गए, आया क्या, कैश आया। कितने का आया, 6000 का। तो कैश में 6000 प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट हुआ है सेलिंग की ट्रांजेक्शन में, तो 1000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है। देखो ट्रांजेक्शन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 प्रॉफिट ऐड हो गया। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंसिंग के टाइम पे कैश कितना हो गया, 28000 प्लस फर्नीचर कितने का हो गया, 3000 का, प्लस स्टॉक, स्टॉक कितने का हो गया, 5000 का। और यहाँ पे लाइबिलिटीज थी 10000 की। कैपिटल में 1000 का प्रॉफिट प्लस हो गया, तो अब कैपिटल कितनी होगी, 26000। देखो न्यू इक्वेशन बैलेंस होगी 36000 दोनों तरफ। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो बेटा। सखी, She paid wages rupees 1000. पेड वेजेस ₹1000। हाँ सखी, अब तुम ही बताओ इसमें वेजेस जो है वो क्या है? हम कैश वेजेस को क्या, वेजेस कैश होना है बेटा। वेजेस है क्या, बिजनेस के लिए क्या है वेजेस? मैम एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मतलब उसका एक्सपेंस है ना, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है ना, उसको वेजेस पे करने पड़ेंगे। हाँ, यस मैम। तो वेजेस इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो कहाँ ट्रीट करेंगे, बोलो? लायबिलिटीज में। नहीं बच्चे, कैपिटल में। देखो हमेशा याद रखो, अगर कोई प्रॉफिट है और अगर कोई इनकम है तो वो कैपिटल में प्लस होगी। अगर कोई लॉस है और अगर कोई एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो वेजेस क्या है, उसने पे किया ना, एक्सपेंस है उसके लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में माइनस। और वेजेस पे करने के लिए हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश कम कर दो और इधर कैपिटल में से एक्सपेंस कम कर दो। समझ आ गया? ट्रीटमेंट एक बार दोबारा देखना उसकी। तो यहाँ पे 28000 कैश में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 1000 कैश, प्लस बाकी सब कुछ सेम है। फर्नीचर 3000 का है, स्टॉक 5000 का है, और यहाँ पे हमने लेस किया 1000 रुपीज। अब आ गया 27000 का कैश प्लस फर्नीचर 3000 का प्लस स्टॉक 5000 का, 10000 की लायबिलिटी माइनस प्लस 25000। बच्चे और भी है ट्रांजेक्शन की, खत्म हो गया? मैम खत्म। तो बस अब डबल लाइन डाल के इसे क्लोज कर दो। एक चीज और, अगर आपने ये सब कुछ बार बार मेंशन नहीं करना ना, वो नहीं भी कर सकते, बस एक ही बारी ट्रांजेक्शन। यहाँ लिखा है ना पेड वेजेस, तो डायरेक्टली कैश में से 1000 कम कर दो और बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो कि 27 इसका आ गया, 335 इसका, 35000 इधर, 35000 इधर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्लियर है फर्स्ट? समझ आ गई ट्रांजेक्शन? यस मैम। ओके बेटा, सबको क्लियर है? आयुष और अक्षिता, आप दोनों को टाइम लग सकता है बेटा अभी थोड़ा सा। बाकी हार्दिक, हरमन, खुशी, सखी, विनीत, आप सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन का आंसर फिर आप लोग मुझे बताओगे क्या। और जो ट्रांजेक्शन समझ ना आए प्लीज पूछ लेना। टेक द स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आयुष और अक्षिता को दे दूं बच्चों। Yes. Have you all taken the screenshot? यस मैम। ठीक है, do it, start doing it। जल्दी से परफॉर्मा ड्रॉ करो अपना अकाउंटिंग इक्वेशंस का। बिना परफॉर्मे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना एक भी। यस अक्षिता एंड आयुष, मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ टॉपिक की ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए कि करना क्या है हमने इसमें। बाकी एक बारी प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर चेक कर लेना ताकि तुम्हें ट्रीटमेंट समझ आ जाए हर क्वेश्चन में कैसे करनी है। अक्षिता एंड आयुष बोर्ड विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. आयुष यू ऑल्सो रिप्लाई बेटा। यस मैम। ओके बच्चे। आयुष क्या परसेंटेज थी 10th में बेटा? 10th में तो मार्क्स प्री बोर्ड के बेसिस पे ही आप लोगों को अलॉट कर दिए ना, टेंटेटिव मार्क्स से दिए हैं। मैम अभी तो मार्क्स मिले नहीं है। तो वैसे परसेंटेज बताइए कितनी है? नहीं मैम, वो लास्ट वाला प्री बोर्ड था उसमें बताई थी बस। ओके वो बोले कि अगर थोड़े टाइम पे नहीं पता चलता कि देखो बच्चों, अब ये अकाउंट्स में ना हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैथ में एक इक्वेशन होती है ना, वैसे अकाउंटिंग की भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है बच्चों? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसे नोट करो बच्चों। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसे नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? Yes, ma'am. बच्चों एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं? देखो एसेट्स बेसिकली क्या है, तुम्हें वैसे समझाती हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं। अब किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेसमैन ने पैसे देके खरीदी है प्लस उसके ऊपर उसका लीगल राइट है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर मैं तुम लोगों की बात करूं तो तुम लोगों के एसेट्स क्या है? मान लो तुम में से कोई लैपटॉप पे क्लास लगा रहा है, तो लैपटॉप क्या हो गया? तुम लोगों का एसेट हो गया। उसे तुमने एक्वायर किया है बाय पेइंग मनी और उसके ऊपर तुम लोगों का लीगल राइट है। तो बिजनेस का एसेट क्या है? अगर वो कोई मशीन खरीद रहा है, कोई बिल्डिंग खरीद रहा है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट खरीद रहा है, कोई फर्नीचर खरीद रहा है, कूलर एसी कुछ भी लगवा रहा है बिजनेस में, एक फैन ले रहा है, तो वो सारा क्या है? उसका एसेट्स है। समझ आया? एसेट्स क्या होते हैं बच्चों बिजनेस के? जो कि उसके खुद के अपने होते हैं, उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसके खुद के राइट, लीगल राइट जिसे उसने एक्वायर किया बाय पेइंग मनी। क्लियर है बच्चा दोनों को? Yes, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब तुम्हारे पास व्हीकल है, मींस एक्टिव है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, वो भी क्या है? तुम्हारे एसेट्स है। हमारे घर में बेड है, फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो सब क्या है? हमारे एसेट्स है। तो एसेट्स की डेफिनेशन लिख रही हूँ। Assets are the properties of businessman having
लीगल राइट on it which he has acquired by paying money. ठीक है बच्चों, डेफिनेशन नोट करो। मैं सिर्फ तुम्हें चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जब तक लेक्चर्स नहीं देखोगे तब तक तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और अभी 2 लेक्चर्स का टॉपिक एक क्लास में करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक एक ट्रांजेक्शन को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज एक बार लेक्चर जरूर देख लेना। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Okay. Now, next is how many type of assets we have. बच्चों assets 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट और एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। अब ये मत कह देना मैम फिक्स्ड एसेट मतलब जो फिक्स ही होगा अपनी जगह पे, ठीक है? फर्नीचर, तुम्हारी कार है, स्कूटर है, एक्टिव है, वो सारे भी फिक्स्ड एसेट है। करंट एसेट देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी वैल्यू, उनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा की होती है, और जो करंट एसेट होते हैं उसकी लाइफ 1 साल से कम की होती है। ठीक है? लाइफ more than 1 year, life less than 1 year। हाँ बच्चों क्वेश्चन हो रहे हैं, आप लोग नोट करो इसे। बच्चों क्वेश्चन हो रहे हैं? यस मैम। कोई डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। यस हरमन बोलो। मैम जो इसकी सेकंड क्वेश्चन की जो सेकंड इक्वेशन है, रेंट पेड इन हाँ। एडवांस ₹500। अच्छा रेंट पेड इन एडवांस। हरमन सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो कि ये पेड इन एडवांस है, पेमेंट जो कि हमने एडवांस में पे कर दी। मैंने तुम्हें फी का एग्जांपल बताया था ना, फी का एग्जांपल बताया था ना क्लास में कि तुमने फीस 3 महीने की एडवांस में पे कर दी। यस मैम। तो बताओ क्या बोला था कि अगर हम कोई भी पेमेंट एडवांस में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भूल गए हरमन? प्रीपेड एसेट। क्या बोलते हैं उसे? प्रीपेड एसेट। हाँ, प्रीपेड एसेट क्या होता है? करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है वो? कौन बताएगा प्रीपेड एसेट क्या है, फिक्स की करंट? मैम करंट। करंट। तो वो एक तो तेरा क्या बढ़ जाएगा हरमन, एक हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा, 500 से करंट एसेट बढ़ गया। और जब हमने पे किया है बच्चे तो क्या कम हुआ हमारा? मैम हमने पे किया है मैम। हाँ तो रेंट पेड इन ओके मैम, एडवांस, ओके तो मैम, ठीक है बिजनेसमैन मैम, ने ठीक है तो मैम। पे किया है। ठीक है? यस मैम। कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा जितना भी अमाउंट है प्लस प्रीपेड रेंट कर देंगे। प्रीपेड रेंट मतलब ये एक एसेट है जो बढ़ गया। ठीक है? यस मैम। तो एसेट में ही प्लस, एसेट में ही माइनस, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा टर्म। व्हेन यू विल ऐड यू विल राइट प्रीपेड रेंट, और कैश में से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना बस। कर लिया बच्चों आपने नोट ये? अब करंट एसेट क्या होते हैं? जैसे कैश है, कैश क्या है? करंट एसेट। हम मान के चलते हैं कैश करंट एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से कम कम की होती है। ठीक है? अब चाहे वो कैश इन हैंड हो, या तो आपके पास कैश है मतलब घर में पड़ा हुआ पैसा, या फिर बिजनेस में इन हैंड है, या कैश एट बैंक हो। बैंक मतलब आपका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, तो दोनों ही क्या कंसिडर किए जाएंगे? करंट एसेट कंसिडर किए जाएंगे। फिक्स्ड एसेट क्या होंगे बच्चों? मशीन, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एसी, कार, ऑफिस की अगर कार है तो वो सब किस में आएगा? फिक्स्ड एसेट में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक?
ये आयुष एंड अक्षिता, क्लियर है बच्चों दोनों को टॉपिक? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, आयुष आपने कुछ बोला था? नो मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके ठीक है, बाकी आगे करंट असेट्स में बताते रहूंगे और कौन कौन से आएंगे। नेक्स्ट है बच्चों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जहां पे आपने पेमेंट्स करनी है। So these are the payments owed by the businessman. बच्चों बिजनेसमैन को हम लोग प्रोप्राइटर भी बोलते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। नाम लिख देती हूँ यहाँ पे प्रोप्राइटर, बिकॉज सम टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोप्राइटर ने ये किया, और यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एंटरप्रेन्योर ऑफ द बिजनेस। So these are the payments owed by the proprietor. अगर बिजनेसमैन किसी को भी पेमेंट करता है, जैसे वो सैलरीज दे रहा है, वो वेजेस दे रहा है किसी एम्प्लॉय को, या उसने बाहर से किसी से रॉ मटेरियल लिया और उसकी पेमेंट करनी है, तो जितनी भी पेमेंट वो बाहर करता है वो सारी क्या होती है? उसकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज क्या होती हैं? या तो अगर उसने कुछ किसी से उधार लिया हुआ है उसे पे करना है, मान लो बिजनेसमैन ने लोन लिया हुआ है, तो लोन भी क्या हो गया? लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स उसके अपने होते हैं, लायबिलिटीज उसको बाहर पे करनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? व्हाट आर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस? दीज आर द पेमेंट। किससे रिलेटेड होते हैं ये? पेमेंट से होते हैं। हर टर्म में बिजनेसमैन को यहाँ पेमेंट करनी पड़ती है। बोलो समझ आया लायबिलिटीज क्या है? मैम लाइबिलिटीज एक बारी और समझा दो। हाँ एक बारी और डिस्कस करते हैं बेटा। देखो अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बोले ना, इंडियन टर्म्स में बोले, अगर पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स कहते हैं बेटा है सन, तो उसे एसेट बोलते हैं कि वो अपना है। और अगर डॉटर है तो हम कहते हैं ना लड़की पढ़ाई है, पराया धन है ये। तो ये क्या है? पेरेंट्स की लायबिलिटी, क्योंकि उसे उन्हें बाहर भेजना है और ऑब्वियसली शादी करते हैं तो खर्चा होता है सबका, है ना। तो लायबिलिटीज क्या होती है बच्चे? किसी भी बिजनेसमैन की पेमेंट, जहां पे उसे पेमेंट करनी है। मान लो अक्षिता तुम्हारा खुद का बिजनेस है, अब तुमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तुम क्या कर रही हो? एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रही हो, वेजेस पे कर रही हो, तो वो क्या है? तुम्हारी लायबिलिटी, क्योंकि तुमने उसे हर महीने पैसे देने ही देने हैं। तुमने क्या किया? किसी से उधार पे रॉ मटेरियल लिया हुआ है, तो उसको भी तो पैसा पे करोगे ना। जब किसी से रॉ मटेरियल उधार पे लोगे, उसको पैसा पे करोगे, तो वो पर्सन भी तुम्हारी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई, क्योंकि उसको तुमने पैसे पे करने हैं फ्यूचर में। समझ आया अक्षिता क्या होता है लायबिलिटी? यस मैम। तो बिजनेसमैन को जहां पे भी पेमेंट करनी है किसी को, तो वो क्या होती है? उसकी लायबिलिटी, राइट। लायबिलिटीज भी दो टाइप की होती है बच्चों, एक फिक्स लायबिलिटी होती है और एक करंट लायबिलिटी होती है। फिक्स लायबिलिटी अगेन 1 साल से ज्यादा की होती है। कोई लोन लिया हुआ है, लोन चल रहा है बिजनेस का 5 सालों के लिए, 5 इयर्स तक का लोन चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी, दैट इज फिक्स लायबिलिटी, जिसपे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। करंट लायबिलिटी क्या हुई? करंट लायबिलिटी ध्यान से समझना, जो तुम्हारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? इसे ना मैं ऊपर वाले को इरेज कर रही हूँ। देखो बच्चों करंट लायबिलिटीज में ए है, ध्यान से सुनना दोनों। ए ने क्या किया? बी को गुड सेल किए, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेचे। किस पे बेचे? उधार पे, कि वो पैसे बाद में देगा, फ्यूचर में कभी देगा। तो जिससे गुड्स
जिसको हमने गुड्स बेचे है, किसको बेचे हैं गुड्स यहाँ पे आयुष? ए ने गुड्स किसको बेचे हैं आयुष? यस मैम। ए ने गुड्स किसको बेचे हैं? बी को। बी से ए क्या करेगा? फ्यूचर में पैसा, बी कहता है भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मान लो उसने 10,000 के गुड्स बेचे हैं ए ने, बी ने 10,000 के गुड्स रख लिए लेकिन कहता अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2-3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो ये जो बी है ना बच्चों, ये ए के लिए क्या हो गया? डेटर। इसकी स्पेलिंग होती है DEBTOR। इसको डेप्टर नहीं बोलते, ये होता है डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे आपने फ्यूचर में पैसा लेना होता है। अब ए को पैसा मिलेगा किससे? बी से, कुछ महीनों बाद मिलेगा, तो बी कौन हो गया? ए का डेटर। समझ आया कौन होता है डेटर बच्चों? यस मैम। अक्षिता क्लियर है बेटा? यस मैम। अब देखो, बी ने ए को पैसा देना है, बी ने क्या करना है? पैसा देना है, क्योंकि बी ने गुड्स किस पे लिए थे? ऑन क्रेडिट। तो ए कौन हो गया बी के लिए? क्रेडिटर। ये डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स में बार बार यूज होगा। बताओ समझ आ गया? तुम बस सिंपल से टर्म याद रखना, जिसको हम गुड्स, ये अराइज कब होते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स? जब गुड्स बेचे जाते हैं और वो भी क्रेडिट पे बेचे जाते हैं, मतलब कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती, उधार पे बेचे जाते हैं। तो इन दैट केस जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है, और जिसको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर होता है। समझ आ गया? बोलो दोनों बच्चों, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब जो तुम्हारा क्रेडिटर होता है ना, जिसको हमने फ्यूचर में पैसे पे करने हैं ना, तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी। और जो डेटर होते हैं, इससे पैसे मिलने हैं, तो ये कौन होता है? करंट एसेट। इज इट क्लियर? जिससे पैसे मिलने हैं वो कौन है? डेटर। तो वो करंट एसेट है। जिसको पैसे पे करने हैं हमने, तो उधार हमने पे करना है, तो वो कौन हो गया? क्रेडिटर। और उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। नोट करो इसे। समझ आ गया दोनों को ना, डेटर और क्रेडिटर कौन होता है? अच्छा तुम दोनों मुझे आंसर करना। विनीत ने गुड्स बेचे विक्रम को, ठीक है? अक्षिता, डेटर कौन है इसमें? अक्षिता हु इज? मैम विक्रम। हाँ बोल। विनीत ने गुड्स बेचे थे विक्रम को, तो विक्रम कौन है? डेटर। हाँ आयुष, अक्षिता ने सही आंसर दिया। यस मैम। ठीक है। और विनीत कौन हुआ आयुष? क्रेडिटर। क्रेडिटर। समझ आ गया ना? अच्छा आयुष, क्रेडिटर जो होता है वो क्या होता है बेटा? मैम क्रेडिटर वो होता है जो मतलब दूसरों को अपना सामान सेल करता है, पर मतलब नहीं, मुझे ये बताओ, वो करंट लायबिलिटी होता है कि करंट एसेट होता है? क्रेडिटर कौन होता है बेटा? करंट एसेट की करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। हाँ लायबिलिटी, बिकॉज हमने पे करना है ना उसे, तो वो कौन है? करंट लायबिलिटी है। ठीक है। और करंट एसेट कौन हुआ आपका? डेटर। डेप्टर। मीन्स हाँ, विक्रम कौन हुआ आपका? करंट एसेट। और विनीत कौन हुआ? करंट लायबिलिटी। लास्ट रह गया बच्चों आपका कैपिटल। कैपिटल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कैपिटल का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल जो है, जिससे भी एक बिजनेसमैन जितनी भी मनी से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कमेंस करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी कैपिटल। अगर आयुष ने 10 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो 10 लाख क्या होगी आयुष की?
कैपिटल, राइट? समझ आ गया व्हाट इज कैपिटल? बोलो बच्चों, क्लियर है दोनों को? कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल क्या होती है? यस मैम। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, ये बच्चे, हमें एक बार कैपिटल एक और बार समझा दो। हाँ एक और बार बताती हूँ बेटा। देखो कैपिटल क्या होता है, अब मैंने बोला आयुष ने 10 लाख रुपीस लगा के अपना बिजनेस कमेंस किया, स्टार्ट किया। तो बच्चे हमेशा याद रखना, कोई भी बिजनेसमैन जितना भी पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो अमाउंट उसकी कैपिटल बन जाती है। ठीक है, अक्षिता ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख लगा के, तो 5 लाख क्या हो गई? अक्षिता के बिजनेस की कैपिटल। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना अमाउंट लगा के उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दैट अमाउंट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, राइट? बाकी आगे ट्रीटमेंट है, इसके लिए प्लीज एक बार अपने लेक्चर्स चेक करना। बच्चों क्वेश्चन हो गया आप लोगों का सबका? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन हुआ? करें डिस्कस क्वेश्चन? हु मैम हैज कंप्लीटेड द क्वेश्चन? हाँ हार्दिक बोलो। मैम थोड़ा सा टाइम और दे दो, बस होने वाला है। थोड़ा सा टाइम और दे दूं? कितनी कितनी ट्रांजेक्शन रहेगी? टोटल कितनी है? 6 ट्रांजेक्शन है ना? कितनी होगी सबकी? सबकी कितनी ट्रांजेक्शन होगी? आई एम ऑन 5th। फिर विनीत, विनीत कौन सी ट्रांजेक्शन पे हो बेटा? मैम 4th पे। 4th पे। हरमन? मैम 4th पे। ओके, हु एल्स? खुशी? खुशी यस मैम। कौन से ट्रांजेक्शन पे हो बच्चे? मैम 4th। 4th पे? यस मैम। ओके, डू इट। बच्चों अक्षिता एंड आयुष, अब आप लोगों को समझ आया है एसेट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल तो एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है बिजनेस में। और लायबिलिटी समझ आ गया। अब इन क्वेश्चंस में हमने करना क्या है बेटा? आपने बिजनेस में ये देखना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। करो बच्चों डिस्कस क्वेश्चन की, कर लोगे अभी अपने आप, फिर लास्ट में डिस्कस करूं? मैम एक बार फॉर्मेट बता देना कि लिखते कैसे हैं, मैम लिखने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ बेटा, थोड़ा और इजी वे बता देती हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। करूं फिर बोर्ड पे क्वेश्चन बच्चों दोबारा? चलो बच्चों क्वेश्चन की ना ट्रांजेक्शंस बोल देना, दोबारा मैं बोर्ड पे कर रही हूँ ताकि तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो जाए। अक्षिता एंड आयुष आप दोनों भी ध्यान से सुनना है।
देखो बच्चों, वैसे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड है। कई बारी टीचर्स क्या करवाती हैं, जितना जितना एसेट बढ़ता जाता है ना, अलग अलग कॉलम बनवाती रहती है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड ही किया है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि इतनी सारी ट्रांजेक्शन लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो परफॉर्मा आपका वही रहेगा। सबसे पहले आपकी, अगर आपने ट्रांजेक्शन में सब कुछ लिख दिया ना, फिर यहाँ पे मेंशन ना भी करो, मतलब अमाउंट लिख दो डायरेक्टली, तब भी चलता है। ठीक है, यहाँ ट्रांजेक्शन, हियर वी हैव एसेट। एसेट के लिए थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ दिया करो, क्योंकि एसेट बहुत ज्यादा होते हैं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हरमन बोलो बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। मैम फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 बेटा। नो मैम 60,000। 60,000 ओके। हाँ अक्षिता, अक्षिता ये बताओ क्या है बेटा। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 60,000, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? 60,000 क्या हो गया अक्षिता? अक्षिता मैम बेटे, जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैम एसेट। अक्षिता कैपिटल बताया था ना बेटा, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने 5 लाख लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 5 लाख क्या हो गया? कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर इट। जिससे भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्या आया? 60,000 कैश आ गया बिजनेस के अंदर। ताकि अब ध्यान से देख लेना, 60,000 कैश आ गया, लायबिलिटी 0 है, कैपिटल भी कितनी आ गई? 60,000। अब देखो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। अगर तुम यहाँ पे लाइन डाल के न्यू इक्वेशन लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो इट इज नॉट मैंडेटरी। सेकंड में जरूर लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या था? रेंट पेड इन एडवांस ना हरमन? यस मैम। कितना था अमाउंट? मैम 500। 500। ठीक है, अब यहाँ पे रेंट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस है तो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट बढ़ गया। यहाँ पे हमने प्लस किया 500 और यहाँ लिख दिया प्रीपेड रेंट, और कैश में से माइनस कर दिया 500 माइनस कैश, ये 0। चलो लास्ट में लिखते हैं न्यू इक्वेशन। टोटल कितना हो गया बच्चे? कैश कितना रह गया? नील इफेक्ट आ गया ना। अगर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सब कुछ मेंशन करवाया था, मत करो उसे मेंशन। अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो एक ही बारी बस उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मेंशन करो। यहाँ पे डायरेक्ट देखो इफेक्ट 500 से 500 कैंसिल हो गया, 60,000 रह गया, 60,000 लिख दिया। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे भी 60,000। देखो सखी अब क्लियर है? यस मैम। थर्ड ट्रांजेक्शन बोलो बेटा। मैम परचेज गुड फॉर कैश rupees 30,000 on credit and 30,000 on credit and मैम एक सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश rupees 30,000 and credit 20,000। ठीक है, मतलब जो कैश पे लिए वो 30 है और क्रेडिट पे लिए वो 20 है। तो परचेज गुड फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो टोटल गुड्स कितने के लिए बच्चों? कैश और क्रेडिट को मिला के टोटल गुड्स कितने के आए बिजनेस में? 50,000 के। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे 50,000 और यहाँ लिख देते हैं गुड्स मीन स्टॉक। ठीक है, पहला काम खत्म। अब कैश कम कर दिया, कितने से? 30,000 से, तो माइनस किया 30,000 कैश।
और जो गुड्स हमने क्रेडिट पे ली हैं, हमारा कौन बढ़ गया बच्चों? लाइबिलिटी। क्रेडिट, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में कितना करेंगे? +20। बस खत्म होगी ट्रांजेक्शन। फिर से नेट इफेक्ट डाल दो। 60 + 50 110, मतलब यहाँ पे 20,000 80,000 टोटल आ गया। इधर भी कर दो 20 + 60। देखो अभी इजी लग रहा है, और सिर्फ यहाँ मेंशन करते चलो ये स्टॉक था, ये कैश, राइट। दिस इज न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन। अब फोर्थ वाली बोलो बच्चों। हरमन, हाँ हार्दिक बोलना बेटा, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन क्या है? मैम सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। कॉस्टिंग आगे बोलो। 20,000। कॉस्टिंग 20,000। बच्चों जब भी सेल की ट्रांजेक्शन आएगी, एनालाइज करो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में? प्रॉफिट 20,000 के गुड्स थे, प्रॉफिट हुआ ना। 20,000 कॉस्ट थी, बेचा कितने पे? 30 पे, तो 10,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट सबसे पहले कैपिटल में प्लस कर दो, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 10,000, यहाँ लिख दो प्रॉफिट, राइट। अब हमारे पास गुड्स कितने के कम हुए? गुड्स कितने के कम हुए? बोल नहीं रहे। 20,000 का स्टॉक कम हो गया। हाँ बोलो, डाउट है किसी को? यस और नो? नो मैम। मैम। ठीक है, तो 20,000 का स्टॉक कम हुआ और कैश पे गुड्स बेचे थे, तो प्लस कर दिया 30,000 कैश। न्यू इक्वेशन, डायरेक्ट अमाउंट डाल दो। ये आ गया 20,000, ये कितना आ गया? 70,000। तो इसका भी टोटल देखो कितना, 90,000 बन रहा है ना। ये 90,000 आ गया। न्यू इक्वेशन। देखो क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? मैच करो, ऐसे ही किया आप लोगों ने। अभी ये और सिंपल फॉर्म में कर दिया मैंने। सिर्फ ट्रांजैक्शन के टाइम पे रिकॉर्डिंग करो, नीचे कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो, मैं ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मेथड में आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, इसलिए और इजी हो गया कि डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करते चलो। हाँ हार्दिक बोलो बेटा, ट्रांजेक्शन फिर। मैम पेड सैलरी रुपीज पेड 5 सैलरी रुपीज रुपीज 5,000। मैम 500 500? Yes, ओके ma'am. ओके। and salary outstanding rupees 100. सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। बच्चों एक ही ट्रांजेक्शन में दो ट्रीटमेंट है। सबसे पहले सैलरी पे करो। सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा सखी? कैपिटल विल इंक्रीज। कैपिटल विल इंक्रीज। सखी तुम किसी को पैसे पे कर रही हो, तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा? तो मैम डिक्रीज का। डिक्रीज। तो हमने क्या किया, जो हमारी 70,000 की कैपिटल थी उसमें से 500 सैलरी का माइनस कर दिया। यहाँ लिख दो सैलरी। अच्छा अब और क्या होगा? जब 500 पे करोगे और क्या कम होगा? कैश। कैश। तो हमारा यहाँ पे 90,000 का एसेट चल रहा था, फ्रॉम वेयर वी विल डिडक्ट 500 फॉर सैलरी। ठीक है, अब एक ट्रीटमेंट ओवर हो गई। दूसरी बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितने से? +100। यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी
समझ आ गया बच्चों? ये बोलो सेकंड ट्रांजेक्शन क्लियर है? अब जो आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट होती है वो दो जगह होती है, एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ती है और दूसरा कहाँ ट्रीट करते हैं इसे? कैपिटल में माइनस, कैपिटल में क्या करते हैं? माइनस, ठीक है? तो -100 क्योंकि एक्सपेंस है ना एक, तो ये आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो ट्रांजेक्शन क्लियर है? इसका इफेक्ट कितना आ गया? 90 में से 500 गए, 89,500, ये आपका 20,100 एंड दिस इज 60,000। हमने क्या किया? सॉरी 600 माइनस कर दिया इसमें से, तो अगेन इट इज 69,400। क्लियर है बच्चों? देखो, who left the class, who is not present in the class right now? Ayush, Vineet. बच्चों क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। क्लियर है बेटा? Now the last transaction. Tell me the last transaction. मैम bought motorcycle for personal use. Bought motorcycle for personal use. बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है तो मतलब क्या हुआ? ₹5,000. हाँ 5,000 है। पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ? I have told you the name for personal use. बोलो। मैम drawing. ड्राइंग, गुड। तो अगर पर्सनल यूज वर्ड आता है तो ड्राइंग्स है वो। ड्राइंग्स की क्या ट्रीटमेंट बताई थी बच्चों? ड्राइंग सबसे पहले कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो अगर आपने मोटरसाइकिल को परचेज किया पर्सनल यूज के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5,000 ड्राइंग। और क्या होगा? 5,000 कैश कम हो जाएगा। यहाँ पे ये मत कहना बिजनेस में मोटरसाइकिल आ गया है। बिजनेस में मोटरसाइकिल नहीं आया क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए लिया उसे। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So this is 84,500, 20,100 plus the net effect is 64,400. बस that's all. ये आपका क्वेश्चन क्लोज हो गया। ठीक है? समझ आ गया क्वेश्चन? देखो क्लियर है बच्चों सबको क्वेश्चन? अब Yes, ma'am. अब मैं आपको ना 2 क्वेश्चन शो कर रही हूँ, प्लीज इन्हें एज होमवर्क घर पे ट्राई करना, और अगर नहीं होंगे देन विल डू इट इन द क्लास। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ले लिया बच्चों? यस Yes, मैम। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का कैमरा ऑन करवा के अपने रजिस्टर पे फोकस करके आप लोग शो करोगे मुझे क्वेश्चन, 2 के दोनों क्वेश्चन। बस तुमने ट्राई करने हैं, गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई चेक इट, लेकिन ट्राई किए क्वेश्चंस मैं तुम लोगों की नोटबुक में चेक करूंगी पहले। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो। आई एम गिविंग यू ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। ले लिया बच्चों? यस मैम। Vineet is not present in the class right now. Who knows Vineet in the class? Anybody knows him? Nobody knows him. कोई बात नहीं, मैं उसके नंबर पे व्हाट्सएप पे बात करूंगी। ठीक है बच्चों, डू कंप्लीट योर 2 क्वेश्चंस। Okay, bye and take care. And Akshita and Ayush, both of you, please see the